बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शहर में स्मॉग बरकरार है और स्मॉग के मुतासरीन जहाँ सामने आ रहे हैं, वहीं डेंगू के भी बहुत सारे मुतासरीन सामने आ रहे हैं। सो अपना ख्याल रखें, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने में अपना रोल प्ले कीजिए। बाहर अगर निकल रहे हैं मास्क पहने, अगर घरों में हैं तो कोशिश ये कीजिए कहीं पर साफ़ पानी जमा ना होने दें। और ख़ास तौर पर अभी ये सीज़न ऐसा है कि मच्छर वाकई बहुत ज़्यादा भी हुआ है, तो आप बच्चों का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें। हमने जी आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है। यंग डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं और शहर के जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं वहाँ ये हड़ताल हो रही है। ऑल्दो आईजी साहब के साथ इनकी बातचीत भी हुई, मुज़ाकरात हुए, यकीन दहानी कराई गई है, उसके बावजूद स्टिल आज भी हड़ताल है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। शिकायत ये मिल रही हैं कि ओपीडी में इलाज मुआलजा फराहम नहीं किया जा रहा। इसी तरह सर्विसेज में, जिना में, मेयो में, शहर के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। और कल की जो सूरत हाल थी, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं अजमत और जाहिद चौधरी साहब, उनके अकॉर्डिंग इस हड़ताल के बायस सीनियर डॉक्टर भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो आप अंदाज़ा कीजिए, अगेन कल भी ये बात की थी कि हम शदीद मजम्मत करते हैं जिस मामले पर यह हड़ताल की जा रही है। डॉक्टर का कत्ल जो है काबिल मजम्मत है, लेकिन जब आपको आईजी साहब की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है तो उसके बाद आप इतने सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। ना जाने किस हालत में लोग कहाँ से कितने पैसे खर्च कर आते हैं और उनको पता चलता है जी आज ओपीडी बंद है, इलाज नहीं होगा। सो यकीन माने लोग बद्दुआएं दे रहे थे। सो हम इस चीज़ को जो है, यंग डॉक्टर्स को ज़रूर इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। समझ से बाहर है किस किस्म का एग्रेशन है, किस किस्म का गुस्सा है। बात बाद में होती है, हड़ताल पहले हो जाती है और तमाम चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। मेरे ख्याल से एक एहतजाज इनका था कि जी पेशेंट्स को सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, बेड्स नहीं हैं, तो हम आवाम के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आज इसी आवाम को आप परेशान कर रहे हैं, तो खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आपने भी जवाब देना है। मसीहा आप लोगों को कहा जाता है, लेकिन अगेन यहाँ तो आप लोगों की जान जाने का सबब बन रहे हैं। आप ये देखें कि ओपीडी में हज़ारों की तादाद में रोज़ाना पेशेंट आते हैं और टीचिंग हॉस्पिटल को अगर देखें तो कितनी बड़ी तादाद में लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है यंग डॉक्टर्स की हड़ताल है। और दिल इतना परेशान होता है तब जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और कोई इलाज मुआलजा नहीं फराहम कर रहा। तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत दे, क्योंकि यहाँ तो मामलात ये हैं कि बात बात पर एहतजाज वतीरा बना लिया इन यंग डॉक्टर्स ने। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। खबरें हमारे पास क्या है। पहली खबर है ट्रैफिक का दबाव, आलूदगी और स्मॉग का खात्मा। स्कूलों में बसें खरीदने का मंसूबा 1.5 साल से इल्तवा का शिकार। वासा नादहिंदगान का पानी बंद, अफसरान को कानूनी कार्रवाई का टास्क मिल गया। नादहिंदा सार्फिन के 540 में से 227 कनेक्शन से 25 लाख से जायद रिकवर कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी लाहौर का एक और मंसूबा मुकम्मल हो गया। आज के शो में बताएंगे आपको। और अरफा टावर ट्रैफिक पुलिस सर्विसेज का आगाज। ट्रैफिक से मुतालिक तमाम सहूलियात अब आपको एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। सो ये है हमारी आज की खबरें और डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस और दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर है, स्कूलों में ज़ाती बसें खरीदने का मंसूबा 1.5 साल से इल्तवा का शिकार है और इसकी अब अशद ज़रूरत है। मौजूदा ट्रैफिक की सूरत हाल को देखें, स्मॉग की सूरत हाल को देखें, आलूदगी में कमी हमने लेकर आनी है। दुरे नायाब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। जी बिल्कुल, देखें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ब्यूरोक्रेसी की है, आपके जितने भी जिम्मेदारी इदारे हैं, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का मैटर, जाहिर बात है उनकी जिम्मेदारी है, उनको जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। हर चीज़ हुकूमत वक्त पर डालना और फिर उस वक्त के वज़ीर आला पे आयद करना, वो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती ना। ये तो एक सेरेमोनियल सीट होती है जिसमें वज़ीर आला मुंतखब या गैर मुंतखब होकर अपने आईनी तौर पर जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन आप अब सिर्फ इनका एहतसाब करके देखें कि क्या ये कितना काम करते हैं। आप बहसीयत, आप इंसान भी हैं, ब्यूरोक्रेसी दूर की बात है, आप ट्रांसपोर्ट के महकमे में तमाम तरह इख्तियारात आपको दिए हैं, वसाइल आपको दे दिए हैं, वो खर्च करना, उन पर काम करना, मंजूरियों के बाद प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, या तो फिर एक मॉडल ये है जो मोहसिन स्पीड की मॉडल है, जो वज़ीर आला की मॉडल है, फिर तो एक तो ये मॉडल है। लेकिन उस पर भी बड़े लोगों को इस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि वो हर जगह आगे आ रहे हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे
तो भी मसला है, कर रहे हैं तो फिर भी मसाइल हैं, और अगर वो फ्रंट फुट पे आकर काम ना करें तो फिर ये हाल होता है जिस तरह ये सही है शर्त मनसूबे है सारे। आपके लाहौर में ट्रैफिक के दबाव की 2-3 वजूहात है ना, कि एक तो रास्ते नहीं है, तजावजात बहुत ज़्यादा है, आपने नए जंक्शन को रिमूव नहीं किया और रिहेबिलिटेट नहीं किया, और सबसे बड़ी वजह गाड़ियों का अज़्दहाम। गाड़ियों का अज़्दहाम क्यों है? आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए रास्ते नहीं है, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी नहीं है, आप अपनी मेन शाहराहों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दें। आपका एक स्कूल है, 500 बच्चे हैं तो 500 गाड़ियां आ रही हैं। आपका मतलब मैं हैरान होता हूं कि ये चीज़ किस मुल्क में होती है। आपके बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी ये अफोर्ड नहीं करते। आपके सुपर पावर अमेरिका जिसे कहा जाता है, वहाँ भी ये अफोर्ड नहीं होता। अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी रोड्स हैं जो स्कूल टाइम पे वन वे कर दी जाती हैं, इतना ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ आप लाहौर शहर के अंदर अशराफिया के बच्चों को ही किसी वीआईपी बस सर्विस में अगर आप डाल दें तो आपके आधे मसाइल हल हो जाएंगे। बाकी ना गरीब का बच्चा, वो तो एक रिक्शे में 10 भी लटके होते हैं, आपने देखा है, चिंची पे 20-20 बैठे होते हैं, वैगनों से बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन गरीबों को तो क्लास में भी आ जाए ना, आप इलाकों की बुनियाद पर सब्जाजार देख लें, समनाबाद देख लें, गुलशन रावी देख लें, यहाँ पर जितने स्कूल्स हैं ना, आप यकीन माने स्कूलों की जब स्कूल सुबह 8 बजे 7 बजे लगते हैं और उसके बाद छुट्टी के टाइम पर इतनी गाड़ियाँ होती हैं। क्यों होती है ना, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मैं कैलिफोर्निया गया, वो पुरानी बात है, 16 की बात है, तो कैलिफोर्निया के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर बहुत सारी ऐसी रोड्स है और वो अशराफिया की रोड्स है, बड़े बड़े लेविश किस्म के वहाँ पे घर हैं, अमीर लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी बच्चे को अपनी गाड़ी या बाप की गाड़ी पे आना अलाउड नहीं है। वो मस्ट यूज़ करेगा पब्लिक सरकारी बस ट्रांसपोर्ट। और उस रोड पे खूबसूरती क्या है, मैं यही बात आपको आगे डिफाइन करने वाला था कि उस रोड पे स्कूल टाइम्स के दौरान प्राइवेट गाड़ी का दाखिला भी बंद कर दिया जाता है। देखिए ना, एक सिस्टम है, रूल्स है, सिस्टम है, एक सिस्टम है। आपने पहले इन्फोर्स किया, प्राइवेट गाड़ी से उतारा उसको, आपने उसको सरकारी बस की स्कूल के बच्चे को, फिर आपने एनफोर्स किया माँ बाप को कि आप गाड़ी लेके सड़क पे नहीं आएंगे, आप स्कूल के तरफ आसपास की आबादियों में इज़्दिहाम नहीं करेंगे। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि हमें जो गरीब का मसला है ना, वो तो फिर ऐसे ही है ना कि इमरान के बच्चे, साथ वाले हमसाये के बच्चे इकट्ठे होकर 2-3 उन्होंने अपना एक मैनेजमेंट की, एक गाड़ी लगवाई, रिक्शा लगाया, 5-6-7 बच्चे इकट्ठे जो है उस पर बैठ के चले गए। ये सिर्फ प्रॉब्लम इस वक्त हमें जो अशराफिया के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल है उससे भी पैदा हो रही है। स्मोक का बहुत बड़ा वजह ये भी बन रही है, गाड़ियों का इज़्दिहाम, उससे निकलने वाला गैर मियारी फ्यूल के जरिए कार्बन और उसके पार्टिकल जो आपकी सतह पर ठहर जाते हैं, फिजा में ठहर जाते हैं, ये मामला आता है। तो इस पे हमें पूरी पॉलिसी बनाना है। पॉलिसी का हाल आपने देख लिया है कि सुस्त रवि तो नहीं, इस पे लिखना चाहिए था, बंद हो गया है। ये तमाम स्कूलों में आप ये मंसूबा मेरे ख्याल से आई डोंट नो, शायद आप लोग बेहतर तरीके से बता सके, इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है। आप सिर्फ सरकारी स्कूलों में नहीं ये कर सकते हैं। देखें अना, इस प्रोजेक्ट की अफादियत के हवाले से थोड़ा सा मैं बताऊँ तो तरक्की याफ्ता ममालिक, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनमें ये प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। जिस तरह दुर्नियाब ने बताया बिल्कुल ऐसे ही होता है। सिर्फ आप अमेरिका को ना लें, आप यूके, जी बिल्कुल हम साथ थे और हमने वो सारा देखा है। यूके में भी इसी तरह है, यूरोप में भी इसी तरह है। होता क्या है, या तो सरकारी बस आती है या फिर स्कूल बस आती है जो कि बच्चे को घर के बाहर से पिक करती है। एक टाइम है और ये वाकई ये हकीकत है कि स्कूल टाइमिंग में उन रोड्स पे, स्पेशली जिन रोड्स को हमने विजिट किया, वहाँ पर कोई प्राइवेट गाड़ी जो है वो वहाँ से ट्रैफिक जो है वो नहीं गुजरती, वो बंद होती है। अच्छा चले, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 1.5 साल कबल ये प्रोजेक्ट बनाया कि चलें जी हम जो है वो थोड़ा इसी डेवलपमेंट जो है वो लाते हैं, लेकिन तरक्की इस तरह नहीं होती। बिल्कुल तरक्की किस तरह होती है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू है ना लाहौर में, वो ट्रैफिक का है। और उससे मसाइल क्या पैदा होते हैं, ये स्मोक और आलूदगी सबसे बड़ी वजह। जिस तरह दुर्नियाब ने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया कि कार्बन जो है वो जलता है, फिर धुआं होता है, और हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं। जब वो बाहर आएंगी, अब जो भी गाड़ी सुबह बच्चे को छोड़ने के लिए निकलती है, अब हर घर में 2-3 बच्चे तो हैं, वो कितने चक्कर लगाती होगी, किन किन स्कूलों में जाती होगी, तो आलूदगी तो बढ़ती है। यहाँ पर बात इस तरह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, और उसकी सबसे बड़ी वजह पब्लिक नहीं है, फ्लॉज पब्लिक की तरफ नहीं है, फ्लॉज गवर्नमेंट की तरफ है। आपने आपके जो रूट्स थे वो तो आपने बंद कर दिए ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आपने पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। मुझे अच्छी तरह याद है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और मैं उस इजलास में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि जी हम नई बसें लाएंगे जो पुरानी हुकूमतें नहीं कर पाई। आप यकीन जाने कि 2.5-3 साल वो सिर्फ कागजों की हद तक, मीटिंग्स तक महदूद रहा कि जी नई बसें आएंगी, वो चलेंगी, लोग अपनी गाड़ियां अपने घरों में पार्क करेंगे और उनके डोर स्टेप पे जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी, और ऐसी बसें जो है या छोटी वैगन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी जिसपे वो सफर करेंगे। वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रह गया।
अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो स्कूल के बच्चों के हवाले से 1.5 साल कबल ये डिसीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने इसलिए लिया था कि लाहौर में चूंकि हर साल स्मोक और आलूदगी जो है वो बढ़ती है और स्मोक के दिनों में आलूदगी को कम करने के लिए, जैसे कि आपने देखा कि हफ्ते इतवार को मार्केट जो है वो बंद होती हैं, ये डिसीजन उसी जुमरे में लिया गया था 1.5 साल कबल कि जी आइंदा जब स्मोक आएगी तो हम क्या करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल्स की बात हो रही है कि वो अपनी बसें खरीदेंगे क्योंकि ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी तादाद भी वहाँ ज्यादा है। ऐसे ये अपनी बसें खरीदेंगे, बच्चों को लाएंगे और जिससे ऑब्वियसली आलूदगी खत्म होगी। अच्छा, लेकिन वो प्रोजेक्ट मुझे ये समझ नहीं आ रही, प्राइवेट स्कूलों के आगे हमेशा दुरे नायाब घुटने टेके गए हैं। किसी एक मामले पे भी आप प्राइवेट स्कूलों को एक पेज पे नहीं लाते, आप कह देते हैं कि जी ये माफिया है, और हमने देखा है कि उनसे अपनी बात मनवाना कितना मुश्किल होता है। सो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? फिर एक पॉइंट ये भी है कि आई डोंट नो कि तमाम पेरेंट्स किस तरह इस चीज़ पे अग्री हो जाएंगे कि अगर आप चले ये सिस्टम ले भी आते हैं कि तमाम स्कूल के बच्चे जो है वो उसी बस पर आएंगे। मुश्किल टास्क है ये, बहुत ज़्यादा। ये मुश्किल क्या है, आपके सामने मुश्किल काम इस हुकूमत में जितने हुए हैं, मेरा ख्याल है कि पिछले 9-10 सालों में नहीं हुए। अगर ये 9 माह में तो कभी नहीं देखे, मैंने तो कभी नहीं देखे, हमने तो कभी नहीं देखे। अब आप अगर बैठ के इस हुकूमत के दौरान ये मुश्किल बात कहें तो मुझे ना आप भी एक ना क्वेश्चन मार्क रेज करना है। इसलिए ना कि कभी इस तरह का हमने प्रैक्टिस देखी भी नहीं। मैं आपको बता ना, ये ना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है जिसने 1.5 साल कबल ये डिसीजन लिया था और लाजिम करार दिया था कि प्राइवेट स्कूल अपनी प्राइवेट बसें खरीदेंगे और बच्चों को पिक किया करेंगे, ये मैं कहता हूं कि ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी पे केस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1.5 साल से अपने डिसीजन पे अमल दरामद नहीं करवा सके और सिर्फ 20% स्कूलों ने, लाहौर में सिर्फ 20% स्कूलों ने अपनी बसें खरीदी। अच्छा, अब देखें ना, आप मुझे बताएं, क्या मेरा तो ख्याल है कि हम 2009-10 में जब यूनिवर्सिटी से फ्री हुए तो पंजाब यूनिवर्सिटी की बसें तो तब भी रूट्स पे चलती थी और खचाखच भरी होती थी, लोग अपनी फीस देते थे, बस कार्ड बनता था, बैठ के अपने अपने स्टेशन पे जाते थे। तो कोई इतना बुरा तो नहीं, इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी करने को कुछ भी हो सकता है, दीगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैं नाम ले भी सकता हूँ, मैं UMT की बात कर सकता हूँ, मैं UCH की बात, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर सकता हूँ। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हो सकता है ना, आप 50 रुपए की कॉपी पे मोनोग्राम लगा के 300 में बेच सकते हैं। हाँ, आप बेच सकते हैं, ऐसे ही है। इतना हौसला है आप में। तो आप किसी से 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार फीस लगा कर उसे पर मंथ आप उसे ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते होते हैं। ये तो जो मर्जी करा भाई, क्यों नहीं करते ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं करते। फाइनेंशियल इम्पैक्ट, वो आवाम का बोझ अपने कंधों पे उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे ही है। वो 300 रुपए इजाफी चार्ज करके आपकी जेब से तो निकाल लेंगे कॉपी के लिए, लेकिन जब 1 करोड़ की 80 लाख की अच्छी बस, जो जबरदस्त बस होती है अकॉर्डिंग टू लॉज, अकॉर्डिंग टू सेफ्टी मेजर्स, वो लेते वक्त उनकी जो है ना कमबख्ती आ जाएगी। तो ये फर्क है ना, सिर्फ ये एक मामूली सा फर्क है। अगर कुछ समझ ले कि भाई अगर स्कूल आपसे हजारों फीस मंथली ले रहा है, आपकी जेबों से सालाना लाखों रुपए निकाल रहा है, लेकिन वो आपके बच्चों पे 1 करोड़ लगाने को तैयार नहीं है, तो मुझे बताएं आपको इखलाक के तौर पर बच्चे नहीं पढ़ाने चाहिए। आप इस चीज से एग्री करेंगे कि वो इतने पैसे लगा के डबल वसूल मैंने तो आपको पूरा फाइनेंशियल मॉडल दे दिया है कि क्यों नहीं ये करते, कि आपकी मेरी जेब से 300 रुपए तो निकलवा लेंगे कॉपी का ठप्पा लगा के, वही उर्दू बाजार से कॉपी ले लें तो आपको 10% 50 रुपए मिल जाएगी। लेकिन वो ये नहीं करेंगे कि जहाँ पे अपनी बल्क इन्वेस्टमेंट आनी है, जहाँ पे आपने 2-3-4 बसें लेने के लिए 4-5 करोड़ लगाना है, तो मालकान के इतने छोटे से दिल निकल आते हैं। ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि हम एक फैसिलिटी दे के हम सरकार पे, यहाँ के रहने वालों पे, यहाँ के जिनके पैसों पे हमारे स्कूल चलते हैं, घर चलते हैं, हम जायदादें बनाते हैं, उन पे कितना रहम करेंगे। बेरहम लोग हैं, ये रहम नहीं करते। बिल्कुल मसला यहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल ऐसी, और ये इन द लॉन्ग रन होता इतना नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम स्कूल्स को एक पेज पे लेके आना मुश्किल भी है। खैर, अगली खबर यह है, तरफीही टूर के लिए वालिदैन से तहरीरी इजाज़त लेना लाजमी करार दिया गया है। बीइंग अ पेरेंट, आप सब लोग परेशान होते हैं, आप भी ऐसे एकदम से तो नहीं इजाज़त दे देते होंगे कि बच्चा अच्छा छोटा है, जाना है टूर पे, तो बड़े आपके क्वेश्चन रेज होते हैं ना। जी बिल्कुल। मैं अगर बात करूं प्राइवेट स्कूलों के हवाले से, जो प्राइवेट स्कूल्स की चेन है वो तो हमेशा इस पे अमल दरामद करती हैं कि वो एक फॉर्म जो है वो घर भेजते हैं और वो आपने साइन करना है और उसके साथ आपने 3000 रुपया जो है वो पे करना है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो एक शहर के बेहतर स्कूल में पढ़ता है जो कि कलमा चौक पे है, बहुत बड़ा स्कूल है। उन्होंने 3000 रुपया लिया, साथ एक फॉर्म भेजा, साथ लिखा कि 3000 रुपया दे, आपके बच्चे का टूर लेकर जाना है। और 3 घंटे का वो टूर था और जाना कहाँ था,
कलमा चौक से सिर्फ जाना था लिबर्टी से भी पहले। अच्छा। लिबर्टी से भी पहले एक प्ले एरिया है। हाँ। और CBD के थोड़ा सा आगे प्ले जोन बना हुआ है, वहां तक जाना। मैंने अपने बेटे को कहा बेटा मैं तुम्हें पैदल ले जाता हूँ, हम सब मिलके चलते हैं। उसने कहा नहीं बाबा फ्रेंड्स के साथ जाना है। तो प्राइवेट स्कूल जो है वो ऑब्वियसली ये परमिशन जो है वो लेते हैं। इसमें ऑब्वियसली पेरेंट्स जो है वो फिर जिम्मेदार, स्कूल भी जिम्मेदार होता है और इसके साथ स्कूल का रेवेन्यू जो है वो भी बनता है। अगर सरकारी ब्रेक का कहा जा रहा है फौरी तौर पे लेनी, फिर हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और मेरे ख्याल से इंतज़ार की घड़ियां अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, बल्कि आप ख़त्म ही समझिए। बहुत अहम मंसूबा, बहुत बड़ा, यहाँ पे ट्रैफिक का इज़्दिहाम रहता था, लोग परेशान भी रहते थे, और अब मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अकबर चौक फ्लाईओवर की हम बात कर रहे हैं, ये मंसूबा भी मुकम्मल हो चुका है। सो कल इसको खोले जाने का 100% इम्कान है। दुरे नाय आपसे जान देंगे। वज़ीर आला के सारे वादे जो है ना पक्के वादे हैं और पूरे होते जा रहे हैं। ठीक है, हमने तो मिसाल ये सुनी थी वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन इधर तो एक के बाद एक वादा। हमने अक्टूबर में कहा था कि 3 मंसूबे देने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमने तो चलो 3 का, वज़ीर आला ने खुद ट्वीट करके अगले भी जनवरी तक का बता दिया प्लान कि 7 दिसंबर को क्या होगा, 30 दिसंबर 31 दिसंबर को क्या होगा, फिर जनवरी में क्या होगा। तो जो तीनों प्रोजेक्ट थे, शादरा, बेदियाँ और आपका ये कैमरी, ये प्लस है। ये शेड्यूल में नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो उन्होंने एक सरप्राइज दिया है। अनाउंस 3 ही थे जो नवंबर में ओपन होने थे, लेकिन अब ये अकबर चौक पे कंप्लीट करके जा रहे हैं और आज तकरीबन फाइनल टचिंग हो रही है। बस ठीक है, आज तकरीबन फाइनल टचिंग होने के बाद आज रात तक प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कल इसका इफ्तिताह हो जाएगा और कल सुबह के बाद जिस टाइम भी वो चाहें करें। तो लाइटिंग का बहुत खूबसूरत इन्होंने अरेंजमेंट किया है। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैं नहीं कह रही, जितने मंसूबों का इफ्तिताह हुआ है मैंने लोगों से तारीफ ही सुनी है कि खूबसूरती भी बहुत है, खूबसूरती निकाल रहे हैं उसकी। देखें ना क्या होता है, वही रूटीन की चीज़ें लग रही हैं, लेकिन आप उसकी कम्बिनेशन, कैट आइज, रिफ्लेक्टर, ब्लिंकिंग लाइट्स, और आप उसके ऊपर थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन को बेहतर करें, टेक्सचर खूबसूरत कर दें। रात को आप उसकी जो लाइट्स हैं वो नीचे से लाइटनिंग करनी होती है पूरी स्ट्रक्चर को, वो थोड़ा सा रोशन कर दें, आपका प्रोजेक्ट उठ जाता है, या कोई भी इमारत उठ जाती है। तो इस पे ये बड़ा ख्याल रखा गया है। अब कल लाहौर का सबसे तवील अंडरपास जो है ना, तवील जो फ्लाईओवर है वो खुलने को तैयार है। कल आप 1.1 किलोमीटर फ्लाईओवर से इमरान आएंगे और जाएंगे। शुक्र, ठीक है। और इमरान जो है ना कल के बाद ये नहीं कह सकते कि शुक्र अदा किया। कल के बाद इमरान ये नहीं कह सकेंगे मैं एज पे पहुंचता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी वहाँ पे, जगह जगह काम हो रहा था। लिटरली मैं अभी दुरे ने आपको ना ब्रेक में यही बात कह रहा था। मैंने कहा यार मैं रात को ना गुजरा हूँ और मुझे लगा कि ये शायद रात को ही ओपन कर दिया जाएगा। मतलब हर चीज तैयार थी, आपको पता, क्योंकि कमिश्नर और वुज़रा जो हैं ये मेरे ख्याल से इशा के वक्त, इशा से पहले ये लोग वहां पे ना विजिट कर रहे थे और मुझे लगा, मैंने तैयारियां देखी, मुझे वाकई ऐसे लगा कि ये ना अब ओपन करने जा रहे हैं। फिर मैंने दुरनियाब को कोशिश की राब्ता करने की कि इससे पूछूं कि क्या वाकई आज तो नहीं कहीं इसकी इनॉग्रेशन जो है वो हो रही। ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत सारी मुश्किलात थी, ये बड़ा मुश्किल और हैवी प्रोजेक्ट था। बारिशें भी हुई, और ये सिर्फ आप एक फ्लाईओवर, रात दिन मशीनरी लगी रही है, रात भी जो मशीन, आप यकीन जाने रात भी मैंने मशीनरी देखी वो लगी हुई थी। अभी सुबह भी मैं जब आया हूँ वैसे ही मशीनरी जो है वहाँ पे काम कर रही है। और दुरनियाब से मैं वही पूछ रहा था, मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है? वो कहते हैं उन्होंने 100% उसको मुकम्मल करके ना फिर आवाम को देना। मुझे बताएं कि आप कोई एक्स्ट्रा मैन पावर यूज की गई है कि जो मतलब आपका महीनों में काम होता था आप वो दिनों में लेकर नियत ऐड कर ले। मैं समझता हूँ कि मोहसिन साहब के जो गुड मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि वो आते थे, आके समझते थे, प्रोजेक्ट को देखते थे, उनकी बात सुनते थे, जो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम थी। यानी एक्स्ट्रा एफर्ट ये हुई है, उनका एड्रेस कोई मशीनरी आला नहीं थी, कोई मैन पावर एक्स्ट्रा नहीं थी, बस ये एफर्ट। और बाज़ औक़ात फोटो सेशंस भी नहीं होता था, कोई कैमरा भी नहीं होता था, वो आते थे, आके बात सुनते थे, देखते थे, समझते थे, तारीफें नहीं करवाते थे ना। वाह मोहसिन साहब आपने क्या क्या प्रोजेक्ट है, वाह बड़ी हो, खुश होगी, एडवांस लेके चले। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर ये मनसूबा 10 माह का है तो मैं ये मनसूबा जो है ना वो 6 माह में कंप्लीशन चाहता हूँ। 4 माह उनको जो है ना आगे रखा। फिर इस तरह की चीजों में समझ ही आती है ना कि अच्छा मैन पावर ज्यादा यूज की होगी, मशीनरी 2 4 5 6 ज्यादा ऐड कर दी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको शायद लग रहा है कि ये एक फ्लाईओवर है, लेकिन ये लाहौर केनाल से गुजर के आते हैं हम, ये लाहौर केनाल से चलते हुए
आपको फिरोजपुर रोड तक सिंगल फील्ड लेके जाएगा। आप क्रीम ब्लॉक से लेना, आप क्रीम ब्लॉक से शुरू है। अच्छा जी, आपको एक नया कॉरिडोर मिलेगा, उसके दरमियान 10 यू टर्न्स बनाना, वहां पे ट्रैफिक को चलाना, ट्रैफिक को आदत डालना, रेगुलेट करना, जितनी हर्डल्स थी, और सबसे बड़ी बात बगैर दरख्त काटे। हाँ, ये सबसे अब इसमें आप बगैर दरख्त काटे इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करवाना, बगैर दरख्त काटे इस प्रोजेक्ट पे 10 यू टर्न, एक सबसे तवील 1.1 किलोमीटर एक साइड का फ्लाईओवर बनाना, और उसके बाद आपको इसकी पूरी रीडिज़ाइनिंग करना। आप इधर एक चौक रीडिज़ाइन करना हो ना, 10-25 दरख्त तो ऐसे एलडीए काट देता था, माजी में तो ये रिवायात थी। तो इसमें मल्टीपल एक्सरसाइज की गई, इतना ज़ेन लड़ाया गया, क्या करें, कैसे करें, किस तरह करें, दरख्त नहीं काटना चाहिए, एक ग्रीन पौधा भी साइड पे लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस तरह लिया है जिस तरह अब ये उनका टेस्ट है वज़ीर आला का, और उन्होंने इस टेस्ट पे उतरते ना पौधा कटने दिया, ना वहाँ पे वसाइल ज़ाया होने दिए, बल्कि इसी प्रोजेक्ट की सेविंग से अब वो कॉलेज रोड को भी रिहेबिलिटेट करा रहे हैं। अच्छा, अब इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो पहले इनिशियल कॉस्ट थी जितनी ज़्यादा थी, अब तो खैर पैसे मामूली से थोड़े लगे, जो पैसे बच गए उसको इसी प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ किया। वरना आपको मैं ये बताऊं, ये रूटीन की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले प्रोजेक्ट में जो सेविंग होती थी, कौन हिसाब देता था? कौन सी सरकार आपको बताती थी कि जी हमने इतने प्रोजेक्ट पे पैसे बचा के हमने ये एक्स्ट्रा काम किया? तो मैंने कभी मिसाल ही नहीं सुनी, और कभी आपने मिसाल ना मैंने भी सुनी, वो जो कागजों में सुनते हैं वो भी नहीं सुनी। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है पैसे बचा के चीज़ें रिहेबिलिटेट की जा रही हैं, मजीद एक्सपेंशन की जा रही है, लेफ्ट राइट को भी कैटर किया जा रहा है। हालांकि अकबर चौक अगर आप एड्रेस कर देते इनफ था, लेकिन कॉलेज रोड की सड़क का जो बुरा हाल है, वहां से आपने वोट तो नहीं लेने ना, आपने उनका भी सोचा कि नहीं यार इनका भी हक है, ये भी कारोबारी लोग हैं सारे। कॉलेज रोड आपको पता है बहुत बड़ी ताजिर बरादरी है, उनका तो जिंदगी में सोचा नहीं था किसी ने, अब वो भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह कल वज़ीर आला पंजाब जो है ना इसका इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद चौथा आप लोगों से हम जरूर ये फीडबैक लेंगे, क्योंकि मैं ये देख चुकी हूँ कि सफर जो मैं 45 मिनट में करती थी वो 20 पे आ गया है, क्योंकि आपका सिग्नल फ्री रोड हो गया, और शाम के टाइम यही सफर आपको समटाइम 2 घंटों में 3 घंटों में आपका वक्त बचेगा, आपका फ्यूल बचेगा, फ्यूल बचने से कम फ्यूल जलेगा, फ्यूल कम जलने से कार्बन जो पार्टिकल्स पैदा नहीं होंगे, की वजह से आपको जो स्ट्रेस रहता था, कमी आएगी। आपको स्ट्रेस रहता था जब आप ट्रैफिक जैम में होते थे, आपको घर जाके मूड आपका ठीक नहीं रहता था, आप अजीब से आपको ना सर भारी होता है जब ये ट्रैफिक में आप बार बार रुकते हैं, आपकी अजीब तबीयत बोझल हो जाती है। सो ये स्ट्रेस वाला एलिमेंट भी जो है, ये भी जो है इसका आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। स्ट्रेस फ्री ट्रैवल आप देखेंगे दिसंबर के बाद लाहौर में कोई स्ट्रेस फ्री ट्रैवल मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह इसके लिए तो एफर्ट दिन रात की जा रही है। सो कल आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। यहाँ के जो ऑलमोस्ट में ना सिर्फ रिहायशी बल्कि जो लोग सफ़र करते हैं सबके लिए बहुत ज़बरदस्त ये मनसूबा होगा। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। अरफा करीम टावर से खबर ये है जी, पुलिस सर्विसेज ट्रैफिक पुलिस सर्विसेज का आगाज़ किया जा रहा है। अब आपको लाइसेंस का हसूल, और मुतासिरीन में से एक हमारे सामने भी हैं जो कि लाइनें देख के वापस आ गए। जी इमरान भाई बता दें। अब ये ना आपने वो बात की है कि मुझे पर आ गई है, ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा देखिए बिल्कुल एक्चुअली बात इस तरह है कि हमने सारा दिन जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि फील्ड में रिपोर्टिंग करनी होती है, और उस दौरान ऑब्वियसली मैं एक बार नहीं मैं 3 बार गया हूँ, और तीनों बार जब मैं गया हूँ तो यकीन जाने मुझे सेंटर बन चुके जब आपको तकलीफ होती है ना कि लाइनों में लगना पड़ेगा, लेकिन मुझे लाइनें देख के खुशी हो रही थी। पता है क्यों? सारा दिन हम इस चीज की तलकीन करते हैं कि लोगों को अपना लाइसेंस जो है वो बनवाना चाहिए। मैं तो रिन्यूअल के लिए गया था ना, लेकिन 3 बार गया हूँ, लाइनें इतनी लंबी थी कि मैं वापस आ गया। लेकिन खुशी मुझे इस बात की थी कि लोग जो है वो कानून पर अमल दरामद जो है वो अब कर रहे हैं, वट एवर वो उन्हें ज्यादा फाइन की वजह से, ज्यादा फाइन के डर की वजह से, या गाड़ी या बाइक बंद होने की वजह से डर है, लेकिन कम से कम वो पाबंदी तो कर रहे हैं ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और अब तो हर जगह सेंटर, जिस तरह आप भी कह रही हैं कि हर जगह सेंटर जो है वो खुले हुए हैं, और लोग जो हैं लाइनें चाहे लंबी हैं लेकिन वो ज्यादा वक्त नहीं लगता। हाँ, मैं ये कहने लगी थी, आई डोंट थिंक सो कि इतना लंबा प्रोसेस है कि आप एक बंदा अगर उसका प्रोसेस काम शुरू हुआ है तो कोई घंटों लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वही तो फिर आपने टोकन लेके थोड़ा आपको वेट तक करना पड़ता है। हाँ, जहाँ पे वज़ीर आला खुद गए उन्होंने जाके देखा कि 3 घंटे का बुरे हालात थे, वो नहीं, उन्होंने कहा जी वो काबिल कबूल नहीं है। आप ज़्यादा बंदे बिठाएं, ज़्यादा बंदे लगाएं, ज़्यादा लोगों को सिस्टम से मैनेज करें, मैक्सिमम आधा घंटे के अंदर जो है ना बंदा फारिग हो जाए, उसको अपना अप्लाई करके चिट उसके हाथ में हो और वो चला जाए। बाकी तो उसने वापस आना ही नहीं है, कोरियर से आ जाना है,
अगले 2 या 3 दिन के अंदर कोरियर से आपको। और अब कई सेंटर जो हैं वो रात 12 बजे तक खुले होते हैं और आप यकीन जाने वहां पर भी रश इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि 12 बजे भी लोगों की लाइनें 24 घंटे भी खुले हैं। वही कह रहे हैं, 24 घंटे भी खुले हैं। सो ये एक अच्छी चीज है कि जहां तादाद बढ़ाई जा रही है वहां पर आवाम की सहूलत के लिए 24 घंटे भी ड्राइविंग। वैसे ये भी अच्छी बात है, आप रात के टाइम उठें, तहज्जुद पढ़ें और उसके बाद जाके लाइसेंस बुला के वापस आके फजर पढ़ें और सोने। ये देखिए ये टाइम मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है जी, हमने ब्रेक लेनी है, फिर आप हेडलाइंस जानिएगा, फिर आएंगे शो में हमारे साथ। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत सारी शिकायत आपकी सुनते रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। फिर लोग परेशान होते हैं, ताजिर बिरादरी अलहदा से परेशान हैं कि सुबह दुकानों में जाएं तो पता चलता है चोरी डकैती हो गई, लोग अलहदा से परेशान हैं। फिर इसके अलावा लोग शिकायत ये भी करते हैं कि अगर थानों में चले जाएं तो लोग ठीक तरह से फैसिलिटेट नहीं करते हैं। पुलिस का वो तासुर, वो इम्पैक्ट जो किसी टाइम में था, किसी को देख के पुलिस ऑफिसर को पता होता था कि एक खौफ वाला एलिमेंट था, वो अब उस तरह से क्यों नहीं नज़र आ रहा? जबकि हम तो जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, जबकि अब तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, फैसिलिटेट हर तरह से किया जा रहा है। सो वो एक इम्पैक्ट जो होता था अब वो क्यों नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर आवाम के लिए मज़ीद बेहतरी लाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं कि आवाम को मज़ीद सहूलियात दी जा सके, उस पर भी बात होगी। और वो जो एक इम्पैक्ट है ना कि अच्छा पुलिस आवाम के लिए कुछ नहीं करती, उसकी एक बड़ी मिसाल हमारे सामने मौजूद भी है, क्योंकि हमने हमेशा पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट करना है। ऑल्दो आपकी शिकायतें हैं, उन शिकायतों के बारे में भी हम ज़रूर अपने मेहमान से बात करेंगे, लेकिन आपको ये बताना, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो कि फील्ड में जब मौजूद होते हैं तो परवाह नहीं करते अपनी जान की। बहुत बहुत बड़ी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, आपने माजी में भी देखी और आज भी हैं। सो हमें इनका मोराल बुलंद करना है, इनका साथ देना है और इनकी इन खिदमात को खिराज तहसीन भी पेश करना है। तो आज सबसे पहले हम खिराज तहसीन पेश करेंगे सैयद अली नासिर रिजवी साहब, जो कि DIG ऑपरेशंस हैं। अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, आप ठीक हैं जी? थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच यहाँ बुलवाने के लिए, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई एक अनफॉर्चुनेट जो वाक़या 9 मई का हुआ, उसमें जो मैं तो परेशान हूँ कि आप बार बार 10 अब तक ऑपरेशन सर्जरी हो चुकी, फिर भी आप फील्ड में नज़र आते हैं, क्योंकि बाहर स्मॉग भी है, डस्ट एलर्जी भी हो सकती है, फिर भी आप अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बाहर मौजूद रहते हैं। क्या कहना चाहिए? मैम मैं बताऊं आपको, यस 9 मई को देयर वाज एन इंसिडेंट और उसके बाद आई हैड टू अंडरगो 10 सर्जरीज। लेकिन मैम मैं आपको चीज़ बताऊं, ये जो मैं हमेशा कहता हूं, जो खिदमत खल्क है ना मैम, इसकी एक एडिक्शन है, इससे बड़ी एडिक्शन कोई नहीं है। जब आपको इसकी लत पड़ जाती है, जब आप इस एडिक्शन में आ जाते हैं, तो फिर आपको बाकी तमाम चीज़ें बेमानी लगती हैं। आपकी सर्जरीज, आपका हॉस्पिटल में रहना, आपका बाकी चीज़ें होना। चीज़ आपको लगे कहीं पर एक दफ़ा दिल नहीं छोड़ा, कहीं पर एक दफ़ा ये नहीं कहा कि इस ऑपरेशन के बाद अब मुझे रेस्ट करना है, या मैं लीव ले लूँ, कुछ महीनों के लिए घर बैठूँ, रेस्ट करूँ। फैमिली बड़ी टची होती है ना, हमें पता है ना कि घर में अगर किसी को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो बस अम्मा अब्बा कह देते हैं, वाइफ कह देती हैं, बच्चे कह देते हैं कि बस अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता आप कहीं जा रहे हैं। मैम चीज़ ये है कि अगर घर में बैठ के भी 21 आवर्स जागना है तो वाई नॉट इन फील्ड। अभी भी आपके सामने बैठा हूँ, उसमें 32 स्टिचेस हैं मेरे राइट आई में। सो आई एम वर्किंग फ्रॉम डे टिल नाइट्स, रादर स्टार्टिंग एट 9 AM और फिर अगले दिन 3-4 बजे सुबह तक काम करते हैं। और उसमें मकसद सिर्फ एक ही है कि ये जो पुलिस का, आपने क्योंकि पुलिस के खौफ की बात की, मैं पुलिस के खौफ की बात नहीं करता, मैं ये बात करता हूँ दबदबे की। हम अपने बचपन में थे ना, तो यकीन माने पुलिस को देख के होता था ओहो पुलिस ऑफिसर आ गए हैं, अब तो बस हम सेफ भी हैं और ये तो सबको मार देंगे, ये तो हमारी केयर करेंगे। अच्छा मैम, जो इम्पैक्ट है ना, उस इम्पैक्ट को ना पब्लिक सेंट्रिक इम्पैक्ट कर दिया है। उस इम्पैक्ट को किया ऐसा है कि पुलिसिंग बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल।
सो जब तक पब्लिक सेंट्रिक पुलिसिंग है, क्योंकि सीएम साहब का जो विजन है जिसको आईजी साहब ने और फिर सीसीपी लाहौर ने पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में, मैं लाहौर की बात करूँगा, उसमें उसको हमने जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है उसमें हमने एक पैरेलल अप्रोच दी है मैम। उसमें सिर्फ कोई बाई प्रॉन्ग पॉलिसी नहीं है, कोई ट्राई प्रॉन्ग पॉलिसी नहीं है, बल्कि हम एक वक्त में देयर आर सो मेनी पॉलिसीज ऑफ पब्लिक सेंट्रिक पुलिसिंग जो हम एक साथ चला रहे हैं। इट डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट डूइंग हार्डकोर पुलिसिंग, यस वी आर डूइंग। इट डज नॉट मीन दैट हम कोई प्रिवेंटिव पुलिसिंग नहीं कर रहे, प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर रहे, वी आर डूइंग एवरीथिंग। लेकिन हम एक चीज में बड़े क्लियर हैं, हमारी जो भी पुलिसिंग होगी, जो भी स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी का मकसद महवर एक ही होगा कि पब्लिक को फैसिलिटेट कैसे करना है, आवाम की खिदमत करनी है। ऑपरेशन विंग आपके अंडर है, सो किस तरह से हमारा ऑपरेशन विंग काम कर रहा है? फिर कुछ लोगों की शिकायत मैंने आपसे करनी है, माजरत अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे हम आवाम के नुमाइंदे बैठे होते हैं। सो किस तरह से पहले आपका ऑपरेशन विंग काम करता है? मैम ऑपरेशन विंग्स जो है बेसिकली वो एक ड्राइविंग सीट जो कहा जाता है, क्योंकि ऑपरेशन विंग ने चीज़ों को सबसे पहले लेके चलना होता है, स्पीयर हेड करना है। क्योंकि ऑपरेशन विंग में आपकी सारी की सारी पेट्रोलिंग, आपकी पिकटिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, आपके पुलिस स्टेशन में आपका तमाम एटीट्यूड, डीलिंग, इंटरएक्शन, और उसके बाद आपकी FIR की रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपकी बाकी तमाम के तमाम चीज़ें, ये सारी इसमें आती हैं। ऑपरेशन विंग को हमने मैम मुख्तलिफ अंदाज से तमाम चीज़ें की हैं, क्योंकि हमने जिस वक्त ये तमाम चीज़ें स्टार्ट की उसमें एक जो चीज़ जो हमें बड़ा क्लियर, चाहे वो ऑपरेशन विंग था, चाहे इन्वेस्टिगेशन, चाहे CIA, चाहे ट्रैफिक, जब हमें एक बड़ा क्लियर एक पॉइंट मिल गया कि दैट इज़ दैट पुलिसिंग इज़ गोइंग टू बी पब्लिक सेंट्रिक, तो हमने उसमें बड़ा क्लियर किया कि इफ़ वी आर डूइंग पेट्रोलिंग, तो पेट्रोलिंग को हम इस तरीके से करें कि वी विल आस्क पीपल, लोगों से पूछें कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पर उनको इशू आ रहा है। अब आप पूछेंगे मैम किस तरह से तमाम लोगों से पूछा जा सकता है, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका हमने निकाला कि पहले होता ये था कि हम FIR पे डिपेंड करते थे कि जब FIR होगी तो हमें पता लगेगा क्राइम का पैटर्न क्या है, क्राइम कहाँ पर हो रहा है, हॉटस्पॉट कहाँ पर है। अब मैम चीज़ ये है कि जो 15 की कॉल है, because you cannot stop anyone can make call at 15। सर आपने पेट्रोलिंग की बात की तो फिर चले मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। अवाम परेशान है, हमारे शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चोरी डकैती, मोबाइल स्नैचिंग, खवातीन जा रही हैं, पर्स छीन लिया, बालियाँ उतार ली, ये एक आम रिवायत बन चुकी है। सो लोग कहते हैं कि कॉर्नर पे गली के पुलिस मौजूद होती है, दूसरे कॉर्नर पे किसी का मोबाइल स्नैचिंग का वाक़या हो जाता है, सो फिर हमारी पेट्रोलिंग पे तो क्वेश्चन मार्क है। मैम जहाँ तक पेट्रोलिंग है, लाहौर इज़ ए बिग सिटी, इट्स ए मेट्रोपोल। मेट्रोपोल में मैम यू कैन नॉट प्लेस कांस्टेबल हर एक नुक एंड कॉर्नर पे, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर सिर्फ लाहौर पुलिस के ऑपरेशन विंग्स की बात करें तो वी आर जस्ट 21,000, और अगर लाहौर की पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो यू नो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने उसमें 15 और 1787 के नंबर दिए हैं, वो एमरजेंसी नंबर हैं कि फौरी तौर पे हमसे रब्ता करें। इसके अलावा मैम हम करते ये हैं कि सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए, डिजिटाइजेशन के ज़रिए, और जो हमारी 15 की कॉल्स आती है हम उस पर हॉट स्पॉट्स निकाल लेते हैं कि क्राइम की किस जगह पे दोबारा क्राइम हो रहा है। वहाँ पर फिर मैम हम जो स्टैटिक पिकटिंग के हक में नहीं होते, हम मोबाइल पिकटिंग करते हैं, स्नैप चेकिंग करते हैं, क्योंकि मैम हम स्नैप चेकिंग करते हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं, मोबाइल पिकटिंग है, हम स्टॉप एंड सर्च करते हैं। उसका हमें फ़ायदा ये होता है मैम कि जब तक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमारे पास रहता है तब तक हम चीज़ों को चेक करते रहते हैं, और एट टाइम्स हम ये भी चीज़ करते हैं कि हम दूसरी तरफ वन वे वाली दूसरी तरफ पिकटिंग कर लेते हैं, ताकि अगर कोई वन वे क्रॉस करके कोई आ रहा है तो वो सिर्फ वन वे क्रॉस करके ट्रैफिक की वायलेशन के अलावा वो कोई स्नैचर भी हो सकता है। और मैं आपको बताता चलूँ मैम एक चीज़, अभी जो सर्वे और तमाम चीज़ें, क्योंकि हम एक चीज़ बड़ी कर रहे हैं आजकल हम पब्लिक सर्वे बड़े कर रहे हैं। अच्छा। पब्लिक सर्वे बड़े कर रहे हैं, लोगों से पूछ बहुत रहे हैं, आपको लोगों की राय मिल जाती है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। और पब्लिक सर्वे में हमारे जो टारगेट हैं, जिनसे हम पूछते हैं, जो हमारे तमाम जिनको सर्वे लेते हैं, जो सैम्पलिंग करते हैं, उसमें मैम हम कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा मार्केट्स, और हमारे मुख्तलिफ जो जुमे की नमाज जो होती है उसमें हम अपने ऑफिसर्स को भेज देते हैं। उनसे हम पूछते हैं 3-4 क्वेश्चंस। नंबर 1, आप किस लोकेलिटी में कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम है,
कहाँ पर आपके सोशल या मोरल वाइसेस हैं, आप पेट्रोलिंग को किस पैटर्न के मुताबिक करवाना चाहते हैं, किस जगह पर आपको शिकायत आ रही है, एंड व्हाट आर द गुड पॉइंट्स अबाउट योर पेट्रोलिंग और अबाउट योर लोकल पुलिस। उससे मैम हम अपना इंटरनल ऑडिट बड़ा बेहतर कर लेते हैं। और मैम यही वजह है, आई टेल यू, नवंबर में, सिर्फ मैं नवंबर की बात करूंगा, एक माह की, पिछले माह के बजाय नवंबर में मार्क्ड डिफरेंस आया, मार्क्ड डिप आई, डिक्रीज आई क्राइम में। अब पहले मैम होता ये था कि जब 15 नहीं था तो जब हम कहते थे कि डिप आई है तो वो कहते थे जी FIR दर्ज नहीं हुई तो डिप आ गई। लेकिन हम डिप की बात करते हैं 15 कॉल पे। 15 कॉल पे किसी को रोका नहीं जा सकता। सो 15 कॉल पे रॉबरी, डकैती, स्नैचिंग, उसकी डिप आई, और उसकी डिप आना, और ख़ास तौर पे स्मोक के, नवंबर हमेशा लाहौर में पीक होता है। आई हैव सर्व्ड इन लाहौर फॉर 12 ईयर्स इस असाइनमेंट से पहले मैम, तो इसलिए मुझे नवंबर, दिसंबर, जनवरी का पता है। स्मोक, फॉग और आपके बाकी जो तमाम चीज़ें हैं उसमें क्राइम बढ़ता है। लेकिन मैम ड्यू टू डॉल्फिन पेट्रोलिंग, पीरू पेट्रोलिंग, देन अलीट जो है वो तमाम पेट्रोलिंग करती है, पुलिस स्टेशन के पेट्रोलिंग है, मोबाइल पिकटिंग्स हैं, हमारे इंटेलिजेंट जो हम तमाम कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूं, कुछ लोग शिकायतें भी करते हैं कि बिला वजह भी, अगर आप फैमिली के साथ भी हों तो लोग आपको परेशान कर रहे होते हैं। इस पर आपकी हिदायत क्या होती हैं? किन लोगों को रोका जाता है, किस बुनियाद पर रोका जाता है? कुछ लोगों को तो हमने देखा लड़ाई झगड़ा अक्सर हो रहा होता है। मैम हमारा तो वैसे बड़ा चीज़ है कि वो कहते हैं हिट एंड ट्रायल वाली बात होती है। हम एक तो परमानेंट पिकटिंग को डिस्करेज करते हैं, मासवाय मैम जो लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, अदरवाइज हम परमानेंट पिकटिंग नहीं करते, हम मोबाइल पिकटिंग करते हैं, और पिकेट्स पे सीनियर ऑफिसर ज़रूर लगाते हैं। दूसरा मैम वो है ना कि अगर वो कोई रेड लाइट किसी के सर पर जलती हो तो हम उसी को रोकें, और ब्लू लाइट वाले को ना रोकें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें उसमें मैम ये चीज़ ज़रूर है कि हमें चेक करना पड़ता है, हमें कोई वेपन, हम चेक सिर्फ वेपन के लिहाज से करते हैं, हम वेपन के लिहाज से चेक करते हैं। बाकी ट्रैफिक पुलिस जो है वो लाइसेंसेस देखे, बाकी तमाम देखे। हम देखते हैं कि वेदर कोई वेपन है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई डकैत गैंग है, कोई बाहर से आगे है। इसमें तो हम ज़रूर आवाम को भी कहेंगे कि ये आप लोगों की हिफाजत का मकसद यही है। सो आपने साथ देना है, बजाय इसके कि आप गुस्सा इस चीज़ पर करें। ये आपका ताउन जो है ये बहुत ज़रूरी है, किसी बड़े हादसे से किसी को भी महफूज रख सकता है। सर, थाना कल्चर में तब्दीली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाता। हम FIR के इंदराज की बात कर लें, लोग कहते हैं अभी भी बहुत परेशान किया जाता है। निज़ाम आपका इतना जदीद हो गया, मतलब फिर भी लोगों के लिए इस तरह के फैसिलिटीज़ जो हैं वो आसान नहीं है, क्यों? मैम एक बहुत बड़ी सी चेंज आ गई है विद डिजिटाइजेशन ऑफ पुलिसिंग। अग्री, बिल्कुल। वो जो डिजिटाइजेशन है ना मैम, वो डिजिटाइजेशन सिर्फ मैम जस्ट प्लेसिंग द कैमराज और डिजिटल सर्विलेंस कर देना इज़ नॉट डिजिटाइजेशन। उस डिजिटाइजेशन में मैम बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने अपने इंटरनल सिस्टम्स को डिजिटाइज्ड कर दिया है, हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी डिजिटाइज्ड हो गई है मैम, फीडबैक मैकेनिज्म डिजिटाइज्ड हो गए हैं मैम। इसके अलावा जो पुलिसिंग, जो हार्डकोर पुलिसिंग है, आप ये देखिए कि 1.6 मिलियन के क्रिमिनल्स का डाटा जो है वो इंटीग्रेटेड हो गया है मैम। अगर होटल आई की सूरत में अगर कोई भी क्रिमिनल किसी भी होटल में चेक इन करता है तो हमें फौरी तौर पे एक मैसेज आ जाता है कि वो बंदा फलां होटल में चेक इन कर गया है। सो ये है मैम डिजिटाइजेशन। मैं एक चीज़ बताऊं कि सिर्फ अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर में क्योंकि अब IG साहब जो हैं उनका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, CCP साहब का मैकेनिज़्म है, हमने हर लेवल पे, CM साहब ने अपने लेवल पे और फिर हर लेवल पे एक मैकेनिज़्म है जिस मैकेनिज़्म के तहत वो देखते हैं कि नॉन रजिस्ट्रेशन की कितनी कंप्लेंट्स हैं। मैं सिर्फ आपको ये चीज़, और वीकली होता है, मैं आपको पिछले सिर्फ 3 वीक्स की बता दूँ, 3 वीक्स में लाहौर सिटी में नॉन रजिस्ट्रेशन की कंप्लेंट सिर्फ यहाँ से नहीं, CM साहब के, IG साहब के, CCP साहब के जो तमाम कंट्रोल रूम्स हैं जहाँ से हमें तमाम आता है, नॉन रजिस्ट्रेशन की कंप्लेंट इज 0। दैट इज रिगार्डिंग लाहौर। क्योंकि इस पे IG साहब, CM साहब आप खुद बहुत एफर्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये पॉसिबल हो रहा है। वेलकम बैक वंस अगेन। सैयद अली नासिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खिदमत मरकज़ कायम किए गए, उनका बैकग्राउंड मुझे बताइएगा, क्या बेसिकली प्लान क्या था इसके क़याम का? देखिए मैम, प्लान बड़ा क्लियर था। प्लान ये था कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल टू कम टू पुलिस स्टेशन और टू कम टू ऑफिसेज, व्हाई कांट वी गो टू देम?
लोगों की दहलीज तक ये तमाम फैसिलिटीज़ पहुंचाना। आपकी 14 फैसिलिटीज़ है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन है, लॉस रिपोर्ट है, बाकी आपके लाइसेंसेस हैं, लर्नर है, वो तमाम की तमाम चीज़ों के लिए क्यों लोग पुलिस स्टेशन जाएं, क्यों लोग ऑफिसेज जाएं। हमने मैम लाहौर में 15 इस वक्त हमारे फैसिलिटेशन सेंटर काम कर रहे हैं, खिदमत मराकज़ काम कर रहे हैं, जहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी गई हैं। आईजी साहब का बड़ा ही क्लियर कंसेप्ट है मैम, वो ये है कि लोगों को इस कदर फैसिलिटेट करें कि वो एक कहते हैं ना कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जब तक हम तुम वाला इकट्ठा जब तक नहीं होगा, एक ऐसी सिनर्जी हो जाए, एक ऐसे इकट्ठे हो जाए कि एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत स्मूथ हो। देखिए मैम, हमारी स्ट्रेंथ लोग हैं, हमारी पावर बेस्ड लोग हैं, लोग हमें इंफॉर्मेशन देंगे तो हम आगे चल सकेंगे। मैम इस वक्त लिबर्टी खिदमत मरकज आप देखें, इस वक्त आप गार्डन टाउन खिदमत मरकज देखें, इस वक्त आप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब से सीएम साहब जाना शुरू हुए हैं ना, तो पता चल गया वहाँ काम कैसे हो रहा है, किस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट सीएम साहब को भी जाता है कि वो काम करवा रहे हैं। मैम मैं आपको बताऊं कि सीएम साहब का मैं ये बताऊं कि ही सच ए गो गेटर सीएम कि हमें मैम पुलिस में जिस तरीके से, चाहे वो खिदमत मराकज़ हैं, चाहे वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हैं, चाहे वो हमारे और कोई भी तमाम इनिशिएटिव्स हैं, हमारे स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस हैं, हमारी बाकी तमाम के तमाम पुलिस की और जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, सीएम साहब उसमें इस कदर इंटरेस्ट लेते हैं। उनका एक ही सिर्फ चीज़ है, वो कहते हैं आईजी साहब को कि आपने जो भी पुलिसिंग का कोई भी स्टेप लें, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी पब्लिक हो। अगर उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी पब्लिक है तो आप पुलिस को स्ट्रेंथन भी करें, पुलिस की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सोफिस्टिकेशन भी करें। एंड फॉर दैट रीज़न मैम हमें इक्विपमेंट भी मिल रहे हैं, हमारे थाने भी बेहतर हो रहे हैं, हमारे खिदमत मराकज़ भी मिल रहे हैं। तो यस मैम, सीएम साहब जिस तरीके से उनका विजन, जैसे मैंने शुरू में कहा, और उस विजन को जिस तरीके से आईजी साहब आके लेके चले, और मैंने आपको बताऊं अभी हमारी मैम अरसा दराज से प्रमोशंस का कोई सिस्टम था ही नहीं, और बहुत सारे हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर अपने घरों में कहते थे कि हम जिस रैंक पे हैं उसी रैंक पे रिटायर होंगे। इस चीज को आईजी साहब ने तोड़ दिया। मैम दैट्स ग्रेट। हम देखते हैं आईजी साहब कमाल कर लेते हैं, अगर वो कमांड लेके बैठे भी हुए हैं, सो शोहदा के लिए, फैमिलीज के लिए उन्होंने जो ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिए, मैंने माजी में ये मिसालें नहीं दी। मैम शोहदा की फैमिली के लिए जिस तरीके से प्लॉट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिस तरीके से उनके तमाम जितने केसेस पेंडिंग थे वो क्लियर किए गए, जिस तरीके से एक एक्सेलरेटेड प्रमोशंस की गई तमाम की। मैम प्रमोशंस का मतलब है, मैं हमेशा कहता हूँ, कंधे चमकेंगे रैंक से तो दिल चमकेंगे, दिल चमकेंगे तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का एक जज्बा पैदा होगा, और उस जज्बे के साथ लोगों की सर्विस की जा सकेगी। बिल्कुल। आप अगर देखें, इस तरह से अगर फैसिलिटेट किया जाएगा कहीं पे भी, किसी भी डिपार्टमेंट पे, तो लोग खुश होकर काम करेंगे, अच्छी तरह से वो अपनी सर्विस जो है वो करेंगे। अच्छा सर, हर जगह पे एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होता है ना, अब हमारे ऑफिस में भी कैमरे लगे हैं, हर जगह पे नज़र होती है कौन क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है या नहीं। सो आप लोग किस तरह से नज़र रखते हैं कि कौन सा ऑफिसर, कौन सा फील्ड वर्कर मौजूद है, अपना काम कर रहा है, और उसका क्या जायज़ा भी लिया जाता है कि उनकी कारकर्दगी क्या रही मंथली बेसिस पर? मैम हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बड़ा ही एक फुल प्रूफ है। मैं बताता चलूँ, इस इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के साथ में मैं जो चीज़ एक आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग सिप्स, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन। मैम लाहौर, मैम पूरे पंजाब के जो 700+ पुलिस स्टेशन हैं और लाहौर के जो 84 पुलिस स्टेशन हैं, उनको मैम स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में तब्दील कर रहे हैं। पहले होता ये था 10 हो गए, 5 हो गए। सीएम साहब ने आईजी साहब से डिस्कस किया, आईजी साहब की सीएम साहब से डिस्कशन हुई, और डिसाइड ये हुआ कि पूरे पंजाब के तमाम पुलिस स्टेशंस को मैम वो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में आप कन्वर्ट कर दें। इससे मैम फ्रंट एंड और बैक एंड अलग हो गया। फ्रंट एंड में मैम, फ्रंट एंड में रिसेप्शन, फ्रंट एंड में आपका फ्रंट डेस्क जहाँ पर लोगों ने जाना है, एसएचओ का रूम, वेटिंग रूम, आपका इंक्वायरी ऑफिसर का रूम, जो फ्रंट है वो हमने एक उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कॉरपोरेट कल्चर में उसको कर रहे हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स में बेस्ट लोग वहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं,
प्रोसेसेस और रिस्पॉन्सेज को बेहतर कर रहे हैं, और अगले हमारे चंद हफ्तों में ये आपको हर जगह पे पूरे पंजाब में ऑपरेशनल नजर आएंगे। जो बैकएंड है, जहाँ पे बैरिक्स हैं, जहाँ पे लॉकअप्स हैं, जहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, इंटेरोगेशन होती है, मैम जनरल पब्लिक को वहां जाने की जरूरत नहीं, तो क्यों उस जगह तक एक्सेस दी जाए जहां तक जरूरत नहीं है। तो मैम ये वाला एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे हमारी चीजें मैम बहुत ज्यादा एक इमेज लिफ्टिंग, इमेज बिल्डिंग और लोगों का ट्रस्ट बेहतर होगा। और जो मैम अकाउंटेबिलिटी की बात करें मैम, तो अकाउंटेबिलिटी मैम हमने बड़ा क्लियर किया मैम, KPIs बनाए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, विच आर बेसिकली क्वांटिफाइबल। उन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में ऑपरेशंस के अलहदा हैं, सिप्स में जो काम करेंगे उनके अलहदा हैं, खिदमत मराकज में जो काम कर रहे हैं, कितने लोगों को डील किया आज, क्योंकि हमारे तमाम खिदमत मराकज मैम 24/7 चल रहे हैं और 24/7 उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप किसी दिन ये प्रोग्राम लिबर्टी खिदमत मरकज करें तो आप लोगों से लाइव पता करें कि लोगों के उसमें तासुरात क्या हैं, व्हाट एग्जैक्टली पीपल फील अबाउट दैट खिदमत मरकज। मैम वहां पर जो एक काउंटर पे बंदा बैठा है उसके KPIs पुलिस स्टेशन, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में बैठे हमारे ऑफिसर से डिफरेंट हैं। उसके KPIs ये हैं कि उसने कितने लोगों को डील किया, कितने लाइसेंस बनाए, कितने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाए, कितने टाइम में कितने लोगों को डिस्पोजल हुआ और कितने लोग सेटिस्फाइड गए। और फिर मैम हमने फीडबैक की मशीन्स रखी हैं तमाम खिदमत मराकज पे, और वो फीडबैक की मशीन्स मैम हम सिप्स में रख रहे हैं ताकि जितने लोग आए वो डिजिटल फीडबैक दें। वो डिजिटल फीडबैक मैम मेरे ऑफिस भी आएगा, SSP के ऑफिस भी जाएगा, ताकि हमें एग्जैक्ट पता लगे कि लोग उसमें क्या कर रहे हैं। सर ये तो बहुत ज़बरदस्त है। सो हम आवाम से भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए ज़रूर जाएं और अपना फीडबैक हमें भी दें। अगर कोई इशू है बताएं, हम आपकी आवाज़ जो है वो यहाँ तक पहुँचाएंगे ताकि आपके मसाइल हल हो सकें। सर लाहौरियों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? मैम लाहौरियों के लिए बड़ा ही क्लियर मैसेज है, वो ये है कि हम पे ट्रस्ट करें, हम पे बहुत ट्रस्ट करें, यकीन करें। आप जब सो रहे होते हैं हम हकीकतन जाग रहे होते हैं। हम सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप हमें 15 और 1787 पे कॉल करके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दें। वो इंफॉर्मेशन जो हो सकता है आपको बड़ी एक छोटी इंफॉर्मेशन लग रही हो, वो बड़ी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे लिए है। हमें बताएं, हम पे ट्रस्ट करें, हम इंशाल्लाह ताला आपके ट्रस्ट पे पूरा उतरेंगे। हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, हम पेट्रोलिंग को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोएक्टिव पुलिसिंग भी कर रहे हैं, हम ऑपरेशंस को भी, इन्वेस्टिगेशन को भी, CIA को भी, ट्रैफिक को भी, हम तमाम चीज़ों में अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं। CM साहब के विजन को IG साहब पंजाब, CCP साहब लाहौर पूरी मेहनत के साथ उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आपका साथ चाहिए, आप हैं हमारे साथ तो हम कामयाब हैं। और फिर मैं एक चीज़ बताता चलूँ, पुलिस की कामयाबी का मतलब लोगों की कामयाबी। बिल्कुल, और पाकिस्तान की कामयाबी भी है। सो आवाम आपका साथ ज़रूर दें, हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग हमारी खिदमत के लिए काम करें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें, तो आपका ताउन बहुत ज़रूरी है। गुड लक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द से एहतियाती दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया के लिए। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें आपका ताउन इसको जड़ से ख़त्म करने में बहुत ज़रूरी है। शहर में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है 27 नवंबर से 7 रोज़ा ये पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक चलाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज रहे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तो आपको इन 2 कतरों की कदर को समझना है। जब पोलियो टीमें आपके दरवाजे पर आएँ, उनके साथ ताउन कीजिए। अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। ये 2 कतरे आपकी बच्चों की ज़िंदगी के ज़ामिन हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे पोलियो मुतासरीन देखे जिन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और ज़िंदगी भर की माजूरी अपने बच्चों का उन्होंने जो है मुकद्दर बना दी। सो आपने टीमों के साथ तो ताउन करना ही करना है, अपने बच्चों के साथ ताउन कीजिए। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो ये टीमें आपके लिए निकली हैं, ये मुहिम आपके लिए चलाई जा रही है। 3 दिसंबर तक की मुहिम चलाई जाएगी, और अगर कोई मिस भी हो जाता है बच्चा तो आपके करीबी हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ जाकर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं। अब ज़रूरी है इसलिए है कि आपके बच्चे की ज़िंदगी का दारोमदार इस पे है, क्योंकि ये वो माजूरी है
जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। सो आपको फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। सो पोलियो पे हम बात करेंगे, बेसिकली है क्या और कितने ज़रूरी हैं ये 2 कतरे। हमारे साथ जो हमारे आज के मेहमान मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन डॉक्टर नासिर राना ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज आपकी खिदमत हमारे साथ रहती हैं और हम आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचाने में ज़्यादा जो है वो हमें आसानी हो जाती है। जी ठीक, थैंक यू। सो पोलियो बेसिकली है क्या, पहले ये बता दीजिए। देखिए, पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे और बहुत सी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, उसी तरह की एक वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन ये जो वायरस है, इसके एक ख़ास क्वालिटी ये है कि ये जाके आपके जो न्यूरॉन्स हैं उन पे जाके अटैच होता है और उनको डैमेज करता है। जैसे कुछ वायरसेस होते हैं ना, वो सिर्फ लिवर में जाके डैमेज करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी हो गया। इस तरह जो पोलियो का वायरस है, ये हराम मगज़ के जो न्यूरॉन्स होते हैं उस पे करता है। और अनफॉर्चुनेटली हराम मगज़ के जो न्यूरॉन्स हैं या जो इवन ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, वंस दे आर डैमेज्ड तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। ये मैसेज हमारे तमाम बॉडी को देते हैं जी, जो जहाँ से आगे हमारे मसल्स कंट्रोल होते हैं, हमारी सेंसेशंस कंट्रोल होती हैं, हमारा चलना फिरना कंट्रोल होता है। तो ये वायरस बेसिकली तो बड़ा जानलेवा वायरस है। जानलेवा इन द सेंस के आज से देखा ना, 1988 में जब वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि पोलियो को ख़त्म करना है दुनिया से अब सालों से, उस वक्त दुनिया के 125 ममालिक में पोलियो एंडेमिक था और 3.5 लाख केस सालाना होते थे। 3.5 लाख। जब उन्होंने एफर्ट शुरू की तो 5-7 सालों के अंदर अंदर बहुत सारे मुल्कों ने पोलियो फ्री कर लिया और तेज़ी से केस इतना तेज़ी से कम होने शुरू हुए कि 15-20 सालों के अंदर 99% कम हो गए और 125 ममालिक से सिर्फ 2 मुल्कों में पोलियो रह गया, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। और हमारी रीज़न ये है कि हम खुद एफर्ट नहीं कर रहे हैं ना, मतलब एक के बाद एक मुहिम चलाई जाती है और कहीं ना कहीं से फिर हम देखते हैं कि सैंपल जो है पॉजिटिव आ जाता है। मुझे ये बताइएगा, ये माजूरी किस सूरत में अपीयर होती है, क्योंकि समटाइम लोगों को पता होना चाहिए ना कि अगर ये मसला है तो ये पोलियो है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसकी जो मौजूरी है ना, ये वायरस बड़ा तेज़ी से एक्ट करता है। ये घंटों के अंदर अंदर बंदे को फालिज कर सकता है। से फॉर एग्जांपल, अगर रात को एक दिन पहले किसी ने ऐसा जगह से उसको वायरस आ गया, पानी के जो उसने पानी पिया उसमें वायरस आ गया, तो हो सकता है बच्चा रात को सोए, सुबह उसको उठाएं वो उठ ही ना सके। अब उसको चलाएं तो वो नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी टांगों में जान ही नहीं होगी। तो ये तो रातों रात बंदे को इसमें से पैरालिसिस हो जाता है, इतनी तेज़ी से डैमेज करता है। और जैसे अगर किसी को वीकनेस हो, चल ना सके, टांग ना हिला सके, तो फिर फ़ौरन उसको चाहिए कि अपनी हेल्थ अथॉरिटी जो भी करीबी है उसको रिपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं वो पोलियो के अलावा भी कुछ बीमारियां होती हैं, लेकिन पोलियो तो मस्ट फिर हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, उसके टेस्ट कराते हैं, सैम्पलिंग होती है देखने के लिए कि क्या अगर इसमें पोलियो है तो फिर बाकियों में उसके इर्द गिर्द का पानी कैसा है, बाकियों में तो नहीं है। आपको बार बार अपने बच्चे को ये कतरे पिलाने हैं, जितनी दफ़ा मुहिम चलेगी पिलानी है कि एक आधी दफ़ा आपने पिलाया तो दैट इज़ इनफ? अच्छा, एक तो देखें, जो बार बार कतरे पिला रहे हैं ना, वो कतरे पिलाने इसलिए ज़रूरी है कि उससे कुव्वत मुदाफ़ियत इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है। अब इशू ये है कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि 125 मुल्कों में से 2 में रह गया, बाकियों में ख़त्म हो गया, बाकी सारे उनके बच्चे महफूज हो चुके हैं। अब सारी दुनिया को ये डर है कि अगर 2 मुल्कों में, पाकिस्तान अफगानिस्तान में रह गया, यहाँ के बच्चों को ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो ये फिर ग्रेजुअली ये ना कि फिर दोबारा उधर स्प्रेड कर जाए, क्योंकि एक से स्प्रेड कर सकता है। तो 2 कतरे पिलाने का जब हम मुहिम चलाते हैं, वो एट ए वन गिवन टाइम सारी कम्युनिटी को, सारी जो एज ग्रुप होता है इकट्ठा पिलाते हैं, ताकि अगर किसी जगह से वायरस का की सर्कुलेशन हो रही है तो कुव्वत मुदाफ़ियत में थोड़ा सा इंटेंसिफिकेशन हो, बेहतर हो और वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, डाई आउट हो जाए और साइकिल जो सब ब्रेक हो जाए। इन सारी जो बीमारियाँ ना जो एपिडेमिक्स में आती हैं, जो एक से दूसरे को लगती हैं, ये साइकिल्स में चलती हैं। इनके साइकिल्स को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। जब साइकिल को ब्रेक करते हैं ना तो बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गई थी, इस तरह मीजल्स का जब आती है, ज़्यादा एपिडेमिक आती है, तो हम इसको कंपेन चलाते हैं, उसका साइकिल ब्रेक होता है तो वो भी फिर उस वक्त एक दफ़ा ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह पोलियो का इकट्ठे सारी कम्युनिटी को 2 कतरे पिलाने का मकसद ये है कि अगर कोई ऐसा बच्चा या बड़ा जिसके अंदर वायरस था, जो कैरियर था, वो किसी और को स्प्रेड करने लगा था, तो इस दौरान स्प्रेड ना हो और हम कंट्रोल कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये तो कंफर्म है कि आपने बार बार अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने हैं 5 साल की एज तक। 5 साल की एज तक के इससे आगे भी जी कंपेन में 5 साल की एज तक पिलाते हैं। सही। सो अब ये है कि नाज़रीन, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब लोग परेशान होते हैं कि हम अगर बार बार पिला रहे हैं या इससे बुखार वगैरह ना हो जाए, तो ये भी क्लियर कर दें
कि इसका कोई एज सच आपके बच्चे के ऊपर ऐसा इफेक्ट नहीं होगा, गला खराब, नज़ला, जुकाम, बुखार? हाँ, अगर है इस सूरत में आप पिला सकते हैं। अगर कोई बच्चा पहले से बीमार है तो पोलियो के कितने? हाँ, वो मैं आपको इसमें देखें, जैसे मैंने अभी कहा ना, सारे मुल्कों से ख़त्म हो गया। इवन इंडिया जो हमारे तरह का मुल्क है, या जहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है पाकिस्तान से गरीब भी है और शायद उनका एजुकेशन लेवल भी उतना नहीं है। सही। 2014 में इंडिया ने भी उसको ख़त्म कर लिया था, और ख़त्म करने के बाद जब डिक्लेयर करते हैं ना कि इस कंट्री से ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब होता है उससे पहले 1-2 साल वहाँ पे कोई केस नहीं हो रहा जी। तो अब उस बात को भी देखें, 9 साल गुजर चुके हैं। अब जो उनसे ना वो जो दूसरी बात होती है कि अक्सर किसी को बुखार है, खांसी ज़ुकाम, वो कई दफ़ा अगर किसी को बहुत 103-4 बुखार है, बहुत ज़्यादा नमूनिया हुआ है, तो फिर तो हम होल्ड कर लेते हैं। सिर्फ इसलिए होल्ड करते हैं कि किसी को ये ना हो कि जी इसकी वजह से, से फॉर एग्जांपल अगर नमूनिया ज़्यादा है उसकी कंडीशन, अदरवाइज नमूनिया की वजह से डिटीरियरेट, ये जो नज़ला जुकाम है उसमें नहीं, उसमें बिल्कुल आप होल्ड नहीं करते, बिल्कुल पिलाते हैं, सेफ है, कोई इशू नहीं है इसमें। सो ये बड़ा ज़रूरी है जी। और आज के इस प्रोग्राम का, इस सेगमेंट का मकसद भी ये था कि मुहिम चल रही है, हो सकता है अभी, हो सकता है कुछ देर बाद टीम आपके गेट पे आए, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अगर आप अपने बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज रखना चाहते हैं तो ये 2 कतरे बहुत अहम है आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। सेहत और ग़िज़ाइयत जिसकी सबको ज़रूरत है, तो केक्स एंड बेक्स आपके लिए लेकर आया है न्यूट्रो डेयरी, सेहतमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर। पाकिस्तान में बनाया गया है और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स का बहुत ही ज़बरदस्त ऑल्टरनेटिव मुतबादिल है जी। मसनूआत इनकी खालिस दूध, देसी घी, मक्खन, प्रोबायोटिक्स से भरा दही, जो कि बेहतरीन अज्जा के साथ बनाया गया है। तो अगर आप ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया चाहते हैं तो केक्स एंड बेक्स बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास ऑप्शन है। पाकिस्तानी बनो और पाकिस्तानी ख़रीदो। और जहाँ पर बात होती है ग़िज़ाइयत की, तो केक्स एंड बेक्स है जी सबसे पहले, जो कि आपकी ग़िज़ाइयत के लिए हमेशा से पेश रहा है और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत से भरपूर प्रोडक्ट्स लेकर आया है। सो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। आपकी सजेशंस, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और इसके साथ साथ क्योंकि आज हम शामिल नहीं कर सके बर्थडे वाला सेगमेंट, तो इंशाल्लाह कल ज़रूर शामिल करेंगे। जिनकी आज बर्थडे थी वो भी हम इंशाल्लाह कल शामिल कर लेंगे। आप हमें ज़रूर अपनी पिक्चर्स भिजवा दीजिएगा, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।